हेलो नमस्कार। दृष्टिकोण आईएएस में मैं शिव प्रकाश शर्मा आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने इन राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ा था, नेशनल इनकम के बारे में पढ़ा था। नेशनल इनकम में जीडीपी क्या होता है, किस तरह से जीडीपी से एनएनपी निकालते हैं, फैक्टर कॉस्ट क्या है, मार्केट प्राइस क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, इन तमाम मुद्दों पे हम लोगों ने चर्चा की। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाकर के वो वीडियो पहले देख लें। ठीक है, इस क्लास में हम लोग पॉवर्टी से जुड़े हुए मुद्दे को लेंगे। पॉवर्टी क्या है, किस तरह से आकलन होता है, क्या कमिटी है, और क्लास थोड़ा थ्योरी पढ़ने के बाद हम लोग इस पे जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन सब पे प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी देखेंगे। ठीक है, क्लास के बाद इसका जो पीडीएफ होगा, जो इसका टेलीग्राम चैनल है दृष्टिकोण आईएएस का, वहां पे भी उपलब्ध हो जाएगा और इसके डिस्क्रिप्शन में भी आएगा। ठीक है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इस चीज को। तो आइए सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। और बिल्कुल भी दिमाग पे टेंशन नहीं लेना है कि एकदम किताब को भूल जाइए और सिर्फ यहाँ पे फोकस कीजिए कि आप पूरे सेशन को कंटिन्यू रूप से देखें। ठीक है, धैर्यपूर्वक जो है पूरे सेशन की बातों को सुने, सिर्फ यहां आप फोकस कीजिए, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। पॉवर्टी क्या होता है, सबसे पहला हम लोग इसके परिभाषा पे ही चलते हैं। ठीक है, कि पॉवर्टी है क्या। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, पहले इसमें देख लेते हैं कि आखिर परिभाषा क्या है। ठीक है, गरीबी का आकलन कैसा होता है। ठीक, सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी क्या होती है। ठीक है, जो कमिटियां बनाई गई हैं वो कमिटियां क्या हैं। ठीक है, इसके बाद लॉरेंज वक्र क्या होता है, गिनी गुणांक क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग शुरू करते हैं इसके परिभाषा से कि परिभाषा क्या होता है। ठीक, तो परिभाषा की अगर बात करें तो शुरू से ही हम लोग जो है इसके परिभाषा को पढ़ते आए हैं। आप लोग पढ़ते होंगे परिभाषा को, परिभाषा क्या होता है। तो जो व्यक्ति एकदम विचारशील होइए। ठीक है, पढ़ाई लिखाई का मतलब है कि विचारशील होना, किताबी बातों को नहीं रटना है। आप इतने सामर्थ्यवान होइए कि आप खुद से एक किताब की रचना कर सके। ठीक है, तो विचारशील होइए। गरीबी क्या होता है, सिंपल फॉर्म में जो व्यक्ति अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है उसको हम लोग गरीब कहते हैं। सिंपल है, यानी जो व्यक्ति मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। ठीक है, अब मूलभूत आवश्यकता क्या है, व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है क्या। तो मूलभूत आवश्यकताएं में क्या क्या चीजें आ सकती है। पहला आ जाएगा क्या, रोटी, दूसरा कपड़ा, और तीसरा मकान। फिल्म भी बनी थी एक, रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, तो मूलभूत आवश्यकता व्यक्ति की रोटी कपड़ा मकान है, जो हर को चाहिए ही चाहिए। और कोई व्यक्ति अगर इन तीनों की पूर्ति नहीं कर पा रहा है तो उसको हम लोग गरीब कहते हैं। ठीक है, रोटी यानी कि अगर किसी को भोजन नहीं मिल रहा है, किसी को वस्त्र नहीं है और किसी को रहने के लिए आवास नहीं है, तो वो क्या है, वो इन द सेंस क्या है, गरीब है। ठीक है, तो ये तो हो गई एक ट्रेडिशनल पारंपरिक विचार धारा की मूलभूत आवश्यकताएं की पूर्ति नहीं कर पाने वाला व्यक्ति गरीब है। लेकिन ये उस टाइम को लेकर के है। ठीक है, प्राचीन समय को लेकर के कि व्यक्ति की ये आवश्यकताएं मूलभूत। आज के टाइम को अगर थोड़ा सा देख लें हम लोग, आज के टाइम में क्या इन तीन से ही काम चल पाएगा हमारा? बिल्कुल नहीं। अगर हम आपसे कहें कि एक महीना आपका मोबाइल में रिचार्ज नहीं करना, नेट नहीं चलेगा, ठीक है, तो आप सब कुछ मंजूर कर लेंगे, लेकिन नेट नहीं चलेगा, ये बात आपको मंजूर ही नहीं है। क्योंकि नेट आज के टाइम में हर व्यक्ति की एक मूलभूत आवश्यकता बन गई है। ठीक है, अब जिन्हें नहीं चलाना आता है उनके लिए अलग मैटर है, लेकिन जो जानते हैं नेट का यूज कैसे करना है, क्या सोशल मीडिया होता है, क्या यूट्यूब होता है, तो उनके लिए ये इंटरनेट जो है एक मूलभूत आवश्यकता है। ठीक है, आप खुद पे लेकर के सोच सकते हैं इस बात को। ठीक है, तो ये पारंपरिक परिभाषा है। वर्तमान में अगर इसको देखा जाए तो इसके साथ कुछ और चीजें हैं जो व्यक्ति की आवश्यकताएं हैं।
जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा। ठीक है, स्वास्थ्य भी जरूरी है और शिक्षा भी जरूरी है आज के हिसाब से। ठीक है, तो परिभाषा क्या है? व्यक्ति मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो व्यक्ति गरीब कहलाता है। अब डिसाइड कौन करेगा कि आज जो है मूलभूत आवश्यकताएं क्या है और कौन व्यक्ति गरीब है, कौन व्यक्ति अमीर है, इसका डिसीजन कैसे होगा? ठीक है, तो इसको जो है विश्व बैंक ने एक छोटा सा ये अपना एक रेखा खींचने का प्रयास किया था, वो है गरीबी रेखा विश्व बैंक के हिसाब से। ठीक है, गरीबी रेखा का मतलब आप जानते हैं, पॉवर्टी लाइन, जो किस तरह से जो है पॉवर्टी को डिसाइड करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं पॉवर्टी लाइन के बारे में थोड़ा सा हम लोग। ठीक है, तो विश्व बैंक ने क्या किया? विश्व बैंक ने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। वो लाइन क्या है? तो वो लाइन है $2.15 प्रतिदिन खर्च का, प्रतिदिन खर्च का। ठीक है, एक लाइन वर्ल्ड बैंक ने ड्रॉ कर दिया, ये लाइन है ₹2। ठीक है, $2.15 का। अगर जो व्यक्ति इस $2.15 के रेखा मतलब $2.15 प्रतिदिन खर्च नहीं कर पाता है अपने ऊपर, अपने रहन सहन के ऊपर, कपड़े के ऊपर, भोजन के ऊपर, आवास के ऊपर, अगर इतना भी नहीं खर्च कर पा रहा है तो वो व्यक्ति क्या है? वो व्यक्ति गरीब है। ठीक है, गरीब है यानी बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीब है। गरीबी रेखा एक निर्धारण कर दिया गया $2.15 का, गरीब है। और जो व्यक्ति उससे ज्यादा खर्च कर पा रहा है वो क्या है? इसके अनुसार जो है अमीर है। ठीक है, एबव पॉवर्टी लाइन, एबव पॉवर्टी लाइन, एबव पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो किसके द्वारा ये रेखा का निर्धारण किया गया है? विश्व बैंक के द्वारा। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विश्व बैंक ने प्रति व्यक्ति आय खर्च को, प्रति व्यक्ति खर्च को कितने रुपए, कितने डॉलर निर्धारित किया है? तो $2.15 जो है विश्व बैंक के द्वारा निर्धारित किया गया है गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए। लेकिन ये एक आयामी है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसके मूलभूत आवश्यकता के पूर्ति के लिए ये चीज ड्रॉ किया गया है। ठीक है, इसमें जीवन स्तर के बारे में बात नहीं किया गया है कि क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए व्यक्ति का। ठीक है, इसी में एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो है हेड काउंट अनुपात का। हेड काउंट अनुपात का मतलब ये सिर्फ ये बताता है कि किसी देश में, किसी गांव में, किसी शहर में कितने गरीब हैं। ठीक है, इसको उसके जीवन स्तर से कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ इस आधार पे जो है हेड काउंट अनुपात जारी कर देता है कि इतने जो है इतने परसेंटेज गरीब है वहां पे। ठीक है, इस दोनों को हम लोग एक आयामी गरीबी का एक एग्जाम्पल मानते हैं। किसका? एक आयामी गरीबी। ठीक है, पारंपरिक विचारधारा है, पहले से चला आ रहा है, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान को जो है मूलभूत आवश्यकताएं मानता है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में गरीबी रेखा का इस तरह से निर्धारण नहीं होता है, कौन कितना गरीब है इस बात से निर्धारण नहीं होता है। कुछ और चीजें जुड़ गई है, जैसे मैंने शिक्षा और स्वास्थ्य कहा था। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे तरीके पे जो विचारधारा अभी के टाइम में जो चल रही है और जिसपे गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है, वो है MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक।
आपने न्यूज़पेपर में कितनी बार पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनिए, कुछ नहीं है ये पॉवर्टी सब चैप्टर्स में, कुछ नहीं है, सिर्फ देखने में हार्ड लगता है, कुछ ग्राफ वगैरह का इस्तेमाल किया गया, थोड़ा देखने में डिफिकल्ट लगता है, लेकिन है कुछ नहीं। एक बार आप समझ गए तो फिर लाइफ में कभी आपको नहीं भूलना है, ठीक है, कभी भूलिएगा ही नहीं। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तो 2010 में जो है, जब लोगों ने देखा कि एक आयामी गरीबी सूचकांक से काम नहीं चल रहा है, क्योंकि आवश्यकताएं बदल रही है, बेसिक नीड्स बदल रहा है, तब जाकर के यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और प्लस ऑक्सफोर्ड के द्वारा जो पहल उठाया गया गरीबी को लेकर के, उसने ये जारी किया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यानी गरीबी के आकलन की नई विचारधारा। और आज के टाइम में दुनिया समेत, भारत समेत दुनिया के कई देशों में इसी से गरीबी का आकलन होता है कि कहाँ कितनी गरीबी है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें एक है स्वास्थ्य, एक बेस बनाया गया है स्वास्थ्य, दूसरा बनाया गया शिक्षा, और तीसरा बनाया गया है जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। ठीक है, तीनों के बेस पे गरीबी रेखा का आकलन करना है, क्योंकि ये तीनों जो है आज के टाइम में गरीबी का सबसे आदमी का सबसे बेसिक नीड है, मूलभूत आवश्यकता है। ठीक है, तो इसके बारे में आकलन करना है। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे स्वास्थ्य हम कह रहे हैं, स्वास्थ्य में क्या आएगा, तो पोषण आ जाएगा, बाल मृत्यु दर कितना है, मातृ स्वास्थ्य आ जाएगा, माँ का स्वास्थ्य वगैरह आ जाएगा। ठीक है, शिक्षा, शिक्षा में क्या आएगा, तो विद्यालय में नामांकन कितना हो रहा है, नामांकन कितना हो रहा है, और कितने साल तक स्कूल में बच्चा पढ़ पा रहा है, स्कूली शिक्षा कहां से कहां तक हो रही है बच्चों की। जीवन स्तर में क्या आ जाएगा, तो जीवन स्तर में आ जाएगा पहला पानी, स्वच्छ पानी मिल रहा है कि नहीं, बिजली मिल रही है कि नहीं, क्योंकि आज के टाइम में बिजली भी जो है मूलभूत आवश्यकता है, बिना बिजली के आपका न फोन काम करेगा न दूसरे इक्विपमेंट्स काम करेंगे। ठीक है, पानी, बिजली, ठीक है, खाना बनाने के लिए आपको स्वच्छ ईंधन मिल रहा है कि नहीं, गैस वगैरह मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, आपके पास आवास है कि नहीं, ठीक है, बैंक खाता है या नहीं। ठीक है, तो इन सब बातों से आपके जीवन स्तर का पता चलता है। तो एमपीआई में इन तीनों चीज का आकलन किया जाता है, स्वास्थ्य पे भी, शिक्षा पे भी और जीवन स्तर पे भी। इन तीनों के आधार पे ही गरीबी का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, और इस भारत में, भारत की अगर बात करें तो भारत में ये जो एमपीआई है, इसको इस आंकड़े को प्रकाशित करता है कौन, नीति आयोग के द्वारा जो है ये आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स का, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का आंकड़ा प्रकाशित किया जाता है। और जो रिसेंट आंकड़ा नीति आयोग ने जारी किया था, उसके अनुसार जो है 2019 से लेकर के 2021 तक डाटा प्रकाशित किया कि यहाँ पे जो है लगभग भारत में 14.69% लोग जो है गरीबी से बाहर आए हैं, एमपीआई पॉवर्टी से, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर आ गए। ठीक है, चलिए, और उत्तर प्रदेश जो है सबसे अव्वल रहा, उत्तर प्रदेश में गरीबी जो है काफी कम हुई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गरीबी सबसे कम हुई है। ठीक है, तो ये नीति आयोग ही जो है एमपीआई आंकड़े को प्रकाशित करता है। ठीक है, तो इतना समझ गए आप, गरीबी रेखा का, गरीबी का परिभाषा समझ गए, मूलभूत आवश्यकता वाला जो पारंपरिक परिभाषा वो समझ गए, एक आयामी जो गरीबी सूचकांक है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो $2.15 का रेखा निर्धारण किया गया, ये सब समझ गए। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में समझ गए, इस ये 2010 में यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड के द्वारा ज्वाइंट एफर्ट से शुरू किया गया था, जिसमें तीन चीजों को लिया जाता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। ठीक है, स्वास्थ्य में क्या आता है, शिक्षा में क्या आता है, जीवन स्तर में क्या आता है, ये तीनों चीज आप समझ गए। ठीक है, तो एमपीआई का भारत में आपसे पूछेगा, एमपीआई बहुआयामी गरीबी सूचकांक भारत में किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो आप बता सकते हैं इसको नीति आयोग के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं गरीबी के प्रकार पे कि गरीबी कितने प्रकार का होता है। ठीक है, और क्लास के साथ साथ जो है आप लोग नोट्स बुक्स लेकर के बैठिए और नोट्स बनाए कीजिए। ठीक है, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, लेकिन आप नोट्स निश्चित रूप से बनाए कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
गरीबी के प्रकार पे अगर हम लोग चर्चा करें कि गरीबी का कितना प्रकार होता है, ठीक है। पहला होता है निरपेक्ष गरीबी, और दूसरा है सापेक्ष गरीबी। ठीक है, निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, और दूसरा है हमारा रिलेटिव पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, दोनों में थोड़ा फर्क हम लोग समझते हैं जो क्या होता है। तो निरपेक्ष गरीबी क्या होता है, तो निरपेक्ष गरीबी में जो व्यक्ति एब्सोल्यूट पुअर है, मतलब वो गरीबी रेखा के नीचे है, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, सिंपल। ठीक है, जो पूर्ण रूप से गरीबी रेखा के नीचे है, पूर्ण रूपीन गरीब है, कह सकते हैं पूर्ण रूपीन गरीब है। ठीक है, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे है। इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है कि वो गरीब है कि नहीं है। ठीक है, गरीबी रेखा का जो निर्धारण हुआ है, कमिटी के बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे, तो उसके अनुसार वो गरीबी रेखा से जो नीचे है वो सब क्या है, निरपेक्ष रूप से गरीब है, पूरी तरह से गरीब है। सापेक्ष गरीबी क्या है, रिलेटिव पॉवर्टी, यानी किसी के सापेक्ष गरीब होना। ठीक है, जैसे दो व्यक्ति खड़े हो, एक इलॉन मस्क और एक अपने मुकेश अंबानी। ठीक है, निश्चित है, जानते हैं इलॉन मस्क के पास मुकेश अंबानी से ज्यादा पैसा है, तो मुकेश अंबानी इलॉन मस्क से क्या हुए, गरीब हुए। ठीक है, आप मान लेते हैं कि एक कॉलोनी में रह रहे हैं, वीआईपी कॉलोनी में रह रहे हैं, मान लेते हैं दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन कॉलोनी में रह रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे 50 घर हैं, 50 घर ऐसे हैं, बड़ी बड़ी कोठियां हैं सबके पास, और दो चार घर ऐसे हैं, कोठियां हैं, ठीक है, सबके पास रोल्स रॉयल कार है, लेकिन वो जो आदमी है, दो चार घर ऐसे हैं जिसके पास जो है BMW वगैरह है। ठीक है, नॉर्मल कारें हैं। ठीक है, तो सभी लोग अमीर हैं, लेकिन वो दो चार घर जो हैं, इन जो 46 घर हैं, इसके तुलना में क्या हुए, रिलेटिव रूप से क्या हुए, गरीब हुए। ठीक है, तो इस तरह की गरीबी को क्या कहते हैं, सापेक्ष गरीबी। ठीक है, रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, किसी के सापेक्ष गरीब होना, किसी के कंपैरिजन में गरीब होना। ठीक है, तो और सापेक्ष गरीबी से ही जो है मेनली पता चलता है कि असमानता, कितनी असमानता है देश में। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर रिचेस्ट पर्सन की बात की जाए, बहुत सारे रिचेस्ट पर्सन निकल जाएंगे, गौतम अदानी है, मुकेश अंबानी है, एक एक नेता के पास कई करोड़ों रुपए सब हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली एक सर्वे हुआ था जिसमें भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री की चर्चा की गई थी। कौन है वो, अपने चंद्रबाबू नायडू है। ठीक है, वो हो गए, फिर अरुणाचल प्रदेश के CM हो गए, कई सारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जिनके पास पैसा है, खूब पैसा है। ठीक है, अगर और इसी देश में एक रिक्शा वाला भी है, प्लेटफॉर्म पे सोने वाला भी है, रोड के बगल किनारे सोने वाला भी व्यक्ति है। तो अगर कंपैरिजन करें कि पैसा किधर ज्यादा है, ठीक है, देश में इतनी असमानता है कि एक अंबानी जैसा आदमी, मुकेश अंबानी जैसा आदमी है और एक रिक्शा चालक है। ठीक है, तो पैसा का जो है इतना ज्यादा असमानता है, तो ये ओरिजिनली किस चीज से पता चलेगा, हमारा सापेक्ष गरीबी से ही उसका पता चलेगा कि कौन किसके पास किसके कंपैरिजन में कितना पैसा है। ठीक है, आगे हम लोग इस विषय पे चर्चा करेंगे। ठीक है, जो लॉरेंज वक्र है और जो गिनी गुणांक है, उस सब के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल निरपेक्ष और सापेक्ष गरीबी के बारे में आप समझ गए हैं। ठीक है, अब आते हैं कि इसकी कमिटियां कौन कौन है, गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए कितनी कमेटियां बनाई गई हैं, क्या क्या कमेटियां हैं, क्या क्या रिकमेंडेशन उन्होंने दिए हैं, उन सब के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ठीक है, सेशन के बाद हम लोग जो है ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, चलिए कमेटियां कितनी हैं उसके बारे में देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए ये सरकार के द्वारा कितनी कमेटी बनाई गई है। ठीक है, अगर कमेटी नहीं बनेगा, यदि सरकार निर्धारण नहीं करेगी, एक लाइन ड्रॉ नहीं करेगी कि कौन गरीब है कौन अमीर है, तो मर्सिडीज चलाने वाला भी कहेगा कि हम गरीब हैं। ठीक है, गुजरात में कुछ
जो है एक बार आंदोलन हुआ था, तब मर्सिडीज BMW लेकर के लोग आंदोलन में आए थे कि हम लोग जो है गरीब है, हम लोग को ये सुविधा मिलनी चाहिए, वो सुविधा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो गरीबी रेखा का निर्धारण शुरू से ही एक जटिल समस्या है कि निर्धारण हो कैसे कि कौन गरीब है कौन अमीर है। अगर आपको ही प्रधानमंत्री बना दिया जाए, ठीक है, आपको ही बोल दिया जाए कि चलिए देश में बताइए कितना गरीब है कितना अमीर है, तो आप एक लाइन तो ड्रॉ करेंगे ना कि आखिर इस लाइन से जो नीचे है वो गरीब है, इस लाइन से ऊपर है वो अमीर है, जैसा वर्ल्ड बैंक किया था $2.15 का लाइन ड्रॉ करके। ठीक है, ये जो लाइन है, इसी लाइन को, एक लाइन जो ड्रॉ किया गया, इसी लाइन को क्या कहा जाता है? पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारी कमिटियां बनाई गई। ठीक है, जैसे दादा भाई नौरोजी जो थे पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किए थे। ठीक है, अपने स्तर से इनका बुक काफी फेमस है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इस बुक में जो है इन्होंने काफी सारी बातें बताई उस टाइम के गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित। ठीक है, तो अनऑफिशियली अपने स्तर से दादा भाई नौरोजी ने, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ने जो है राष्ट्रीय आय का आकलन किया। ठीक है, उसके बाद जो साइंटिफिक आकलन है, वी आर राव ने जो है साइंटिफिक रूप से जो है राष्ट्रीय आय का पता लगाने का प्रयास किया। कई सारी कमेटियां बनी, जैसे डांडेकर और रथ कमेटी बनी, अलग कमेटी बनी। अलग कमेटी भी जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1979 में ये कमेटी बनी थी और इस कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था कैलोरी के हिसाब से पता लगाना चाहिए कि कौन अमीर है कौन गरीब है, कैलोरी बेस पे। ठीक है, कैलोरी इनटेक पे पता लगाना चाहिए कौन अमीर है और कौन गरीब है। ठीक है, जैसे इसने एक निर्धारण कर दिया कि गरीब शहरी के लिए अलग और ग्रामीण के लिए अलग कैलोरी बेस। कैलोरी मतलब आप भोजन जो प्राप्त करते हैं, तो भोजन में ओरिजिनली क्या है? कैलोरी। आपको इतनी कैलोरी की ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अब शहर और गांव में आप खुद से बताइए कि शहर के लोग ज्यादा खाना खाते हैं या गांव के लोग ज्यादा खाना खाते हैं? ठीक है, अगर आप देखेंगे गांव के लोग ज्यादा खाना खाते हैं, एकदम मस्त काम करते हैं, मेहनत करने में भी पीछे नहीं हटते हैं, खूब मेहनत करते हैं और खूब खाना खाते हैं। ठीक है, और शहर के लोग ऑफिस जाना है, ये जाना है, वो जाना है करके जो है खाना भी ढंग से नहीं खा पाते। ठीक है, तो शहर और ग्राम में जो है गांव के लोग ज्यादा खाना खाते हैं, तो गांव के लिए 2400 कैलोरी का निर्धारण किया गया, 2400 कैलोरी प्रतिदिन। ठीक है, और शहर के लिए 2100 कैलोरी प्रतिदिन। ठीक है, यानी गांव का लोग यदि एक दिन में 2400 कैलोरी का भोजन प्राप्त नहीं कर पाता है तो वो व्यक्ति गांव में रह करके गरीब है, और शहर में रह करके 2100 कैलोरी का भोजन नहीं प्राप्त कर पाता है तो व्यक्ति शहर में रह करके गरीब है। ठीक है, 2100 कैलोरी आप कहिएगा, आप अंदाज लगा सकते हैं, अपने भी वो अंदाज लगा सकते हैं कि आप जो रोटी खाते हैं वो ज़्यादा 10 से 15 कैलोरी का रहता है। उसमें आप उस पर साइज पे डिपेंड करता है कि रोटी कितनी बड़ी है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप मान लेते हैं कि 6 रोटी 7 रोटी खाते हैं, यानी फिर सब्जी होगा, 200-300 कैलोरी का भोजन जो है एक बार में ग्रहण करते हैं। 4 बार 5 बार खाएं तो बस वही 1500-2000 के आसपास जो होता है। फिर अलग से कुछ आइटम्स आता है, दाल वगैरह है, सलाद वगैरह है, बाजार में कुछ खा रहे हैं, तो ये मिला जुला करके नॉर्मली अगर देखा जाए स्टूडेंट लाइफ में भी जो है 3000 कैलोरी के आसपास पहुंच जाता है भोजन। ठीक है, पर डे का। तो अलग समिति ने क्या किया, 1979 में कैलोरी बेस पे ये निर्धारण कर दिया कि इतना कैलोरी खाएगा वो जो है गरीबी रेखा से ऊपर है। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, यही लाइन है, शहर के लिए 2100 कैलोरी और गांव के लिए 2400 कैलोरी, सिर्फ भोजन के आधार पे। ठीक है, लकड़वाला समिति में भी इसी का संशोधित फॉर्म देखने को मिला। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म तब आया इसके गरीबी रेखा के निर्धारण में जब सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। ठीक है, 2004-5 में सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने कहा, ठीक है, इसने व्यय के हिसाब से फिर से अंदाज किया, आकलन करने का प्रयास किया। इसने एक रेखा का निर्धारण किया, जो सुरेश तेंदुलकर कमेटी है उसके रेखा के अनुसार शहर में और ग्राम में, ठीक है, अगर शहर में 33 रुपया प्रतिदिन
अगर कोई व्यक्ति खर्च नहीं कर पाता है और गांव में 27 रुपया प्रतिदिन कोई व्यक्ति खर्च नहीं कर पाता है तो व्यक्ति क्या है, गरीब है। ठीक है, क्योंकि जैसे आप भोजन कहें कि गांव का लोग ज्यादा खाता है, वैसे खर्च करने के मामले में शहर वाला के गांव वाला, तो शहर वाला लोग ज्यादा खर्च करता है। तो यदि, और दूसरी बात कि शहर में चीजें थोड़ी महंगी होती है गांव के अपेक्षाकृत। ठीक है, तो शहर में अगर कोई व्यक्ति 33 रुपया प्रतिदिन अपने ऊपर खर्च नहीं कर पा रहा है तो वो क्या है, गरीबी रेखा से नीचे है। और गांव में रह करके 27 रुपया प्रतिदिन नहीं खर्च कर पा रहा है तो वो व्यक्ति जो है क्या है, गरीबी रेखा से नीचे है। ठीक है, तो एक लाइन ड्रॉ कर दिया गया। ठीक है, अब आते हैं रंगराजन कमेटी के आधार पे। ठीक है, इसने जो लाइन ड्रॉ किया, इसने भी उपभोग व्यय पे, यानी कितना एक्सपेंस कर रहा है वो डेली के मामले में। ठीक है, तो इसने जो दिया वो है शहर के लिए 42 रुपया और गांव के लिए जो है 37 रुपया। इसने जो है एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, कि अगर कोई व्यक्ति शहर में रह करके 42 रुपया खर्च नहीं कर पा रहा है तो गरीबी रेखा से नीचे है, और गांव में रह करके यदि कोई 37 रुपया से नीचे नहीं खर्च कर पा रहा है तो वो व्यक्ति जो है गरीब है। आगे आ गया रंगराजन कमेटी। ठीक है, रंगराजन कमेटी ने क्या कहा, रंगराजन कमेटी ने भी अपना एक उपभोग के आधार पे, व्यय के आधार पे एक लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, शहर के लिए भी और गांव के लिए भी। ठीक है, शहर के लिए इसने बना दिया 47 रुपये का और गांव के लिए 32 रुपये का। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति शहर में रह करके 47 रुपये नहीं खर्च कर पा रहा है तो व्यक्ति क्या है, रंगराजन कमेटी के हिसाब से गरीब है। और गांव में रह करके कोई व्यक्ति 32 रुपये से खर्च नहीं कर पा रहा है 32 रुपया, तो वो क्या है, गांव में रह करके गरीब है रंगराजन कमेटी के अनुसार। और अभी भी जो है इसी तरह से गरीबी रेखा का निर्धारण होता है। यही जो है मेन मापदंड है गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए। तो ये महत्वपूर्ण कमेटियां हैं। इसमें आपको 3 कमेटी के बारे में याद रखना ही पड़ेगा। पहला सवाल तो ये होगा कि राष्ट्रीय आय की गणना जो है सबसे पहले किसने प्रयास किया था इस दिशा में, तो दादा भाई नौरोजी ने। इनके जो बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इसके बाद कैलोरी इनटेक के आधार पे जो है गरीबी रेखा का निर्धारण करने का प्रयास किसने किया, तो अलग कमिटी ने। ठीक है, 1993 में 1979 में इसने क्या कहा, शहर के लिए 2100 कैलोरी और ग्राम के लिए 2400 कैलोरी। ठीक है, उपभोग के आधार पे, खर्च के आधार पे गरीबी रेखा का निर्धारण किसने किया था, तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने। शहर के लिए 33 रुपया और गांव के लिए 27 रुपया प्रतिदिन। और वर्तमान में जो चल रहा है, गांव शहर के लिए 47 रुपया और गांव के लिए 32 रुपया प्रतिदिन का खर्च का मापदंड चल रहा है। ठीक है, तो ये कमिटियां हैं जो गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित बनाई गई थी। ठीक है, इस पे कई सारे प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आता है लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक, यानी जो अगर नेशनल प्रोटेक्ट ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, नेशनल प्रोस्पेक्ट में देखेंगे तो किस तरह से जो है गरीबी रेखा का निर्धारण हो पाएगा। ठीक है, तो अगर असमानता की बात की जाए, क्योंकि जैसा मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि भारत में जो है मुकेश अंबानी जैसा पूंजीपति भी है, गौतम अडानी भी है और एक रिक्शा चलाने वाला भी है। तो इनकम का इतना ज्यादा इनइक्वालिटी क्यों? अमेरिका में देख लीजिए, अमेरिका में गरीब भी है तो एक कंपैरिजन में वो जो है इनकम इक्वालिटी के बारे में थोड़ा सा कम ही है भारत की अपेक्षा। तो भारत में आखिर आय को लेकर के, इनकम को लेकर के इतनी असमानता क्यों? ठीक है, तो जो लास्ट टॉपिक है हम लोग का वो है आय असमानता, इनकम इनइक्वालिटी। ठीक है, और आप सोच करके बताइए कि आय असमानता को हम लोग निरपेक्ष गरीबी से दर्शाएंगे या सापेक्ष गरीबी से दर्शा सकते हैं? ठीक है, आपका जवाब होगा सापेक्ष गरीबी से। ठीक है, सापेक्ष गरीबी से राष्ट्रीय असमानता को दर्शाया जा सकता है। सापेक्ष गरीबी यानी कि तुलनात्मक गरीबी से।
ठीक है। सापेक्ष गरीबी से जो है यो राष्ट्रीय आय के असमानता को दर्शाया जाता है, जो किस तरह से राष्ट्रीय आय का जो पूंजी है, पैसा है, वो असमान रूप से वितरित है जनसंख्या में, ठीक है, पॉपुलेशन में। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कुछ जो है दर्शाया गया। इसी वक्र को, इसी मैथमेटिकल ग्राफ को जो है हम लोग लॉरेंज वक्र के नाम से जानते हैं, ठीक है, लॉरेंज वक्र, लॉरेंज कर्व या लॉरेंज वक्र। यहाँ पे इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी, और इस पॉइंट को जो है हम लोग डी मान लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को ओ मान लेते हैं, ठीक है। इधर हो गया जनसंख्या में परिवर्तन, ठीक है, और इधर हो गया हमारा आय में परिवर्तन, यानी कि इनकम में, आय में असमानता। ठीक है, तो ये जो लाइन है बीच का ए और बी वाला लाइन, ठीक है, तो अगर किसी देश की इनकम इस लाइन पे चलती है, इस लाइन पे रहेगी, मतलब जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रहा है उस तरह से इनकम भी उसी अनुपात में बढ़ रहा है, तो क्या है, वो कहलाएगी एकदम समान है, ठीक है, जो आय में क्या हो रहा है, समानता है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं जो नॉर्मल, जो विकासशील देश है, उसकी आय जो है इस तरह से कर्व में चलती है, ठीक है। तो इस पूरे ग्राफ को लॉरेंज वक्र के नाम से जाना जाता है, जो जनसंख्या के वितरण के बारे में बताता है, आय में असमानता के बारे में बताता है कि जनसंख्या में किस तरह से आय का वितरण है। और इसी ग्राफ के आधार पर जो है निकाला जाता है गिनी गुणांक, ठीक है, गिनी गुणांक, ठीक है। गिनी गुणांक बराबर क्या होता है, जो ABD का क्षेत्रफल है, ABD क्षेत्रफल, ABD बट्टा ABC, ठीक है। अगर रिजल्ट 0 निकलता है मतलब पूर्ण समानता, और यदि 1 निकलता है तो पूर्ण असमानता, ठीक है। यदि 0 निकलता है तो पूर्ण समानता और 1 निकलता है तो पूर्ण असमानता। ABD क्या हो गया, ABD, ये जो ग्राफ है बीच वाला, ठीक है, इस वाले क्षेत्रफल को लिया जाता है ABD, और ABC में पूरे क्षेत्रफल को लिया जाता है ABC, ठीक है। तो इस, अगर ये दोनों बराबर है, 0 कट के आ गया, मतलब पूर्ण रूप से समान जो है पूंजी का वितरण हो रहा है उस देश में, ठीक है। जिस हिसाब से जनसंख्या में परिवर्तन है उसी हिसाब से आय में भी, इनकम में भी परिवर्तन आ रहा है, आय का भी वितरण है। और यदि 1 आ रहा है तो मतलब पूर्ण रूप से असमान है, ठीक। तो नॉर्मल देश का जो है 0 से 1 के बीच में ही उसका कोफिशिएंट रहता है जब ये रिजल्ट प्रकाशित होता है, ठीक है। तो गिनी गुणांक को जो है विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, विश्व बैंक गिनी गुणांक प्रकाशित करता है, ठीक है। तो विश्व बैंक जो है क्या करता है, गिनी गुणांक को प्रकाशित करता है, ठीक है। तो ये पूरा गरीबी का हम लोग का जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो हो गया, ठीक है। हम लोग इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखते हैं जो किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा निरपेक्ष गरीबी की सही व्याख्या है, ठीक है। निरपेक्ष गरीबी पूछ रहा है, सापेक्ष नहीं। पॉवर्टी इन रिलेशन टू अदर, पॉवर्टी बिलो द सब्सटेंशियल लेवल, पॉवर्टी ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी ड्यू टू इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इसका जो होगा ये पॉवर्टी बिलो द सब्सटेंशियल लेवल हो जाएगा, ठीक है।
सबसे उचित परिभाषा यही लग रही है। पॉवर्टी बिलो द सबस्टेंस, एक लेवल के नीचे जो गरीबी रेखा का निर्धारण है उससे नीचे जितने भी लोग हैं वो सब निरपेक्ष रूप से गरीब हैं। ठीक है, सापेक्ष क्या होता है, तो किसी के कंपैरिजन में गरीब होना। ठीक है, चलिए दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा गरीबी का सबसे व्यापक पैमाना माना जाता है। तो गरीबी का जो व्यापक पैमाना है वो मैंने बताया था, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, जिसमें सब कुछ के बारे में, तीनों चीज के बारे में जोड़ा जाता है, स्वास्थ्य के बारे में भी, शिक्षा के बारे में भी और जीवन स्तर के बारे में भी जो है विचार किया जाता है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, चलिए अगला है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन गरीबी का मापन नहीं है। ठीक है, गरीबी का मापन कौन नहीं है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, पॉवर्टी लाइन तो है ही, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ही, गिनी कोफिशिएंट यानी गिनी गुणांक है ही जो लास्ट में हम लोगों ने निकाला है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ये मुद्रास्फीति का मापन है। ठीक है, मुद्रास्फीति का मापन है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है, गारंटी एक्ट जो है 2005 में जो गठित हुआ था, उसका मेन क्या है, प्रोवाइड फ्री एजुकेशन नहीं, प्रोवाइड मिनिमम वेज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो मेन है उसका एक न्यूनतम रोजगार प्रदान करना, न्यूनतम वेतन का रोजगार प्रदान करना सबको। ठीक है, प्रोवाइड हाउसिंग फॉर पुअर, प्रोवाइड हेल्थ। ठीक है, तो ये जो है प्रोवाइड मिनिमम वेज एम्प्लॉयमेंट इसका हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी रिफर्स टू, सापेक्ष गरीबी की अवधारणा किससे संबंधित है। पॉवर्टी बेस्ड ऑन इनकम डिस्पैरिटी, पॉवर्टी बिलो ए फिक्स्ड इनकम थ्रेशोल्ड, पॉवर्टी इन द कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, पॉवर्टी इन एब्सोल्यूट टर्म। ठीक है, तो इनकम डिस्पैरिटी के आधार पे जो है, असमानता के आधार पे जो है, और ये रिलेटिव पॉवर्टी का ये अवधारणा है, उस पर बेस्ड है, क्योंकि सापेक्ष गरीबी मतलब तुलनात्मक गरीबी, किसी के सापेक्ष गरीब होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विच पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम एम्स टू प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट टू द रूरल यूथ, कौन सी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। ठीक है, तो ये PMKVY होगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, Which organization in India is responsible for the estimating the poverty line? भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेवार है। तो जैसा मैंने बताया कि ये नीति आयोग ही जो है प्रकाशित करता है टाइम टू टाइम, NSO से आंकड़ा, NSO कलेक्ट करता है आंकड़ा को, और उस आंकड़े के आधार पे नीति आयोग जो है MPI पॉवर्टी को प्रकाशित करता है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है आप समझ लिए होंगे। चलिए अगला आते हैं, भारत में गरीबी मापन से कौन सी समिति जुड़ी हुई है। ठीक है, तो गरीबी मापन से जो समिति जुड़ी हुई है सबसे फर्स्ट में ही है रंगराजन कमेटी, जो 47 और 32 रुपए का कॉन्सेप्ट दिया था, शहर के लिए 47 रुपए और गांव के लिए जो है 32 रुपए। ठीक है, अगर ये थ्रेशोल्ड दिया था कि अगर कोई व्यक्ति इतना रुपया खर्च नहीं कर पा रहा है तो वो क्या है, गरीब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन फॉर अर्बन पॉवर्टी, निम्नलिखित में से कौन शहरी गरीबी का कारण है। ठीक है, तो ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, हाई कॉस्ट लिविंग, लो लिटरेसी रेट और इनडेक्वेट हेल्थ फैसिलिटी। ठीक है, तो मेनली है लिटरेसी रेट के कारण जो है शहर में और ज़्यादा गरीबी होती है। ठीक है, अशिक्षा के कारण, क्योंकि जो अगर स्किल्स होगा तो रोजगार मिल जाते हैं, अगर स्किल्स ही नहीं होगा तो कोई भी रोजगार उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, भारत में गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा योजना शुरू किया गया था। तो ये योजना शुरू किया गया था PDS का, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जब हम लोग एग्रीकल्चर से पढ़ेंगे तो उसमें सारा चीज PDS के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो PDS वही जो है जन वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रमोट स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि जो रोजगार है, गरीबी किसके कारण होता है, बेरोजगारी के कारण, और बेरोजगारी कब दूर होगा, जब व्यक्ति के पास स्किल होगा। इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्किल डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस कर रही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, गरीबी उन्मूलन के लिए कौन सी सरकारी पहल महिला स्वास्थ्य समूह पर ध्यान केंद्रित करती है। तो ये है NRLM। ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या है। पॉवर्टी मेजर्ड ओनली बाय इनकम, पॉवर्टी इन्वॉल्विंग मल्टीपल फैक्टर्स सच एज हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। तो इसका क्या हो जाएगा, जानते हैं एमपीआई पॉवर्टी क्या है। तो पॉवर्टी इन्वॉल्विंग मल्टीपल फैक्टर्स सच एज हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैलोरी सेवन के आधार पर भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण में कौन सी समिति जुड़ी हुई है। ठीक है, तो रंगराजन, तेंदुलकर, गाडगिल और सुरेश तेंदुलकर कमेटी। ठीक है, तो मेन इसमें जो समिति जुड़ी हुई है वो है अलग समिति। ठीक है, अलग समिति जो है कैलोरी के आधार पर जुड़ी हुई है, जिसने बताया था 2100 शहर के लिए और 2400 कैलोरी जो है गांव के लिए। ठीक है, चलिए अलग समिति इसमें हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन गरीबी का महत्वपूर्ण परिणाम है। ठीक है, गरीबी का महत्वपूर्ण परिणाम क्या हो सकता है। तो दो चीज जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, गरीबी और इसका दूसरा पहलू है बेरोजगारी। ठीक है, यदि व्यक्ति बेरोजगार रहेगा तो वो गरीब रहेगा ही। ठीक है, तो इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम हो सकता है। ठीक, चलिए